स्वागत है आपका हिंदी उपवन के यूट्यूब चैनल पर। हिंदी उपवन के अंदर अपन पढ़ेंगे संपूर्ण हिंदी। अब आपको पता है कि हिंदी के अंदर किसी भी टॉपिक को पढ़ने का तरीका होता है आपके 3 स्तरों को पार करना। उसके अंदर से पहला स्तर होता है आपका परिभाषा, दूसरे नंबर पर आता है आपका प्रकार और तीसरे नंबर पर आता है आपका उदाहरण। तो हिंदी के अंदर अपन ने पहला टॉपिक स्टार्ट करा था अपना वर्णमाला, तीसरे नंबर पर आता है आपका उदाहरण। वर्णमाला हमने स्टार्ट करी थी और वर्णमाला के अंदर आपने देखा था, क्या देखा था? वर्णमाला के अंदर वर्णमाला की परिभाषा देखी थी। उसके पश्चात हम लोगों ने देखा था क्या? वर्णमाला के प्रकार। तो वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं आपके? वर्णमाला के प्रकार होते हैं 2। एक नंबर पर आता है आपका स्वर और दूसरे नंबर पर आता है आपका व्यंजन। अपन ने स्वर पढ़ना स्टार्ट करे थे। स्वर की सबसे पहले अपन ने परिभाषा बनाई थी और स्वर की परिभाषा के बाद में अपन इंटर हुए थे स्वर के प्रकार वाले फेज के अंदर, या सीधे सीधे बोलें तो अपन स्वरों का वर्गीकरण भी उसे बोल सकते हैं। इस वर्गीकरण के अंदर स्वर के प्रकार के अंदर अपन ने देखे थे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के आपके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका ऋस्व स्वर, दूसरे नंबर पर होता है आपका ऋस्व स्वर, दूसरे नंबर पर था हमारा दीर्घ स्वर और तीसरे नंबर पर होता है हमारा प्लुत स्वर। फिर हमने देखे थे स्वरों के प्रकार आपके 2 प्रकार से, कि स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। एक नंबर पर आया था आपका मूल स्वर और दूसरे नंबर पर आया था आपका संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर को ही अपन क्या बोल रहे थे? संधि स्वर बोल रहे थे। ये अपन ने पिछले वीडियो के अंदर देख लिया था। आज अपन स्वरों के वर्गीकरण के अंदर आगे चलते हैं और अब हमारा वर्गीकरण चालू होता है क्या? तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर पर स्वरों के प्रकार। देखो आपको पता है जो भी निकल करके आएगा वो हमारे इन 11 स्वरों में से निकल करके आएगा। तो इनका वर्गीकरण अपन देख रहे हैं अलग अलग प्रकार से, ठीक है। तो अ आ इ ई उ ऊ, फिर आएगा आपका री, फिर आएगा ए आई और ओ औ। तो जो भी निकल करके आएगा हमारा इन 11 स्वरों के अंदर से निकल करके आएगा। तो पहले नंबर पर हेडिंग थी हमारी ऋस्व स्वर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का प्रकार। फिर हमने देखा था स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वर के वर्गीकरण 2 प्रकार से हुए थे आपके, मूल स्वर और दूसरे नंबर पर आया था आपका स्वर संयुक्त स्वर, और इसी को बोल रहे थे अपन संधि स्वर। आज अपन तीसरे नंबर की हेडिंग बनाते हुए आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था कि लगभग 7 अपन ये हेडिंग बनेगी और 7 आधार पर अपन 7 प्रकार के अंदर इन स्वरों को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत कर चुके होंगे। अब अपन बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर हमारी हेडिंग बनेगी ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तीसरे नंबर पर हमारी हेडिंग बनेगी ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो ओष्ठा आकृति, ये हमारे जो होठ होते हैं, इस होठ की बात की जा रही है। ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो ओष्ठा आकृति के आधार पर हमारे स्वरों के प्रकार होते हैं 2। ओष्ठा आकृति के आधार पर हमारे स्वरों के प्रकार होते हैं 2। एक बात आपको ध्यान में रखनी, जो कुछ भी निकल करके आएगा इन 11 स्वरों में से ही निकल करके आएगा। हम हमारे मन से अपन कोई 12वां स्वर ऐड नहीं कर देंगे। अब देखो ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार होते हैं आपके कितने? 2। तो 2 में सबसे पहले एक नंबर पर आता है आपका वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर, और इसी वृत्ताकार को अपन दूसरे नंबर पर बोल सकते हैं वर्तुलाकार स्वर। वृत्ताकार स्वर अथवा वर्तुलाकार स्वर। दूसरे नंबर पर कुछ नहीं, इसी के आगे अपन क्या लगा देंगे? आ लगा देंगे। तो इसी को बोला जाएगा आपका अवृत्ताकार स्वर, अथवा दूसरे नंबर पर बोल दोगे आप इसे अवर्तुलाकार स्वर। इन 2 नामों से इनको जाना जाता है, अवृत्ताकार स्वर अथवा अवर्तुलाकार स्वर। अब बात करते हैं अपन। देखो आपको सबसे पहले हिंदी के अंदर कोई सा भी टॉपिक पढ़ना है तो सबसे पहले आपको फोकस होना है उसके नाम पर, उसके हेडिंग पर, क्योंकि ये हेडिंग ही आगे चल करके हमारी क्या बना देती है? परिभाषा। ये हेडिंग, ये हेडिंग, ये हेडिंग आगे चल करके क्या बन जाएगी हमारी? बताओ, परिभाषा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन वृत्ताकार। वृत्त यानी कि क्या होता है? बताओ, गोल। और गोल क्या होगा हमारा? बताओ, ओष्ठ। तो कुल मिला करके इसकी हमको परिभाषा बनानी है। अब इसकी परिभाषा आप सेल पे बनाओगे। इसकी परिभाषा आप क्या करोगे? बताओ, खुद से बनाओगे। क्या बनाओगे? बताओ, ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार और वृत्ताकार, ये 2 चीजें हमारे पास। तो यहाँ पर अपन इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अपने नोट्स में नोट डाउन करोगे। क्या बोल रहा हूं मैं? बताओ, ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार, वृत्ताकार अथवा वर्तुलाकार स्वर। अब हमको इसकी परिभाषा बनानी, क्योंकि हिंदी के अंदर किसी भी टॉपिक को पढ़ने का तरीका, परिभाषा, प्रकार और उसके उदाहरण। क्या बोला हमने? वृत्ताकार स्वर। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ अथवा होठ, ओष्ठ अथवा होठ कुछ नहीं होता है, ओठ होता है आपका। ओष्ठ अथवा ओठ की आकृति क्या हो जाए? बताओ, वृत्त। वृत्त हमको बताएं, वृत्त ये होता है हमारा वृत्त, और वृत्त कैसा होता है? बताओ, गोल होता है। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ या ओठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाए, उसे हम वृत्ताकार अथवा वर्तुलाकार स्वर कहते हैं।
ठीक है, अब यहाँ से 11 स्वरों में से निकालेंगे कौन कौन से स्वर होते हैं हमारे। इनकी संख्या होती है आपकी 4, इनकी संख्या होती है 4। वृत्ताकार अथवा अवृत्ताकार। अब अवृत्ताकार की परिभाषा मान लो आपको बनानी हो तो क्या बनाओगे, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ अथवा ओठ की आकृति वृत्त के समान गोल ना होती हो, उन्हें हम अवृत्ताकार अथवा अवर्तुलाकार स्वर कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कौन कौन से ऐसे स्वर होते हैं। तो सबसे पहले अ के पास गए, आ ई, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही हमने ऊ बोला, ऊ जैसे ही बोला तो हमारे होठ की आकृति कैसी हो गई, गोल हो गई। किसके समान, वृत्त के समान। तो इस ऊ स्वर को अपन क्या बोलेंगे बताओ, वृत्ताकार स्वर। तो यहाँ पर हमारा स्वर निकल करके आया क्या बताओ, ऊ। ये हमने बोल दिया ऊ। दूसरे नंबर पर हम गए बड़े वाले ऊ के पास, फिर बोला ऊ, फिर से हमारे होठ की आकृति या ओष्ठ की आकृति वृत्त के समान क्या हो गई, गोल हो गई। तो यहाँ पर अगले नंबर पर आया आपका ऊ। तीसरे नंबर पर हम गए किसके पास, री ए आई, कुछ भी नहीं हुआ ओठ को। फिर हमने बोला ओ, तो ओ जैसे ही बोला हमारे मुंह की आकृति या हमारे ओष्ठ की आकृति कैसी हो गई, वृत्त के समान गोल हो गई। तो ओ और औ दोनों में देखो ऊ और ओ औ, जैसे ही हमने इन चारों स्वरों को बोला हमारे होठ की आकृति कैसी हो गई, वृत्त के समान गोल हो गई। तो हमारे ओष्ठाकृति के आधार पर जो वृत्ताकार स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ऊ और ओ औ होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, परिभाषा इसकी उल्टी बना देंगे अपन कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठ या ओष्ठ की आकृति वृत्त के समान गोल ना होती हो, उसे हम क्या बोल देंगे, अवृत्ताकार अथवा अवर्तुलाकार स्वर बोल देंगे। ठीक है, अब इनकी संख्या की बात करें तो कुछ नहीं, हमारे पास 11 है, 4 इधर चले गए। इधर कितने बचे बताओ, हमारे पास 7 बचे। कितने बचे बताओ, 7 बचे हमारे पास। तो कुल मिलाकर के इधर क्या बचा हमारा बताओ, ये अ, फिर इधर अ के बाद क्या आ गया आपका आ, फिर आ गया आपका ई, फिर ई, और ऊ तो उधर चला गया था आपके वृत्ताकार में। क्या बचा हमारे पास में, री बचा, और री के बाद क्या बचा, ए, और ए के बाद में आई। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे बताओ, अवृत्ताकार स्वर। अब इस वीडियो को आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो और परिभाषा आपको बनानी अनिवार्य है। ठीक है, वृत्ताकार और वर्तुलाकार स्वर की परिभाषा बनाओगे, फिर आप अवृत्ताकार और अवर्तुलाकार स्वर की परिभाषा बनाओगे। चलो इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आप वीडियो रोक करके या तो नोट डाउन कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये हो गए आपके ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। कौन से नंबर की हेडिंग कंप्लीट हुई बताओ, हमारे तीसरे नंबर की हेडिंग कंप्लीट हुई। अब अपन बात करेंगे चौथे नंबर की हेडिंग की। तो चौथे नंबर की हेडिंग पर आते हैं अपन। देखो चौथे नंबर की हेडिंग हमारी बनेगी। तीसरे नंबर पर आपने किसके आधार पर स्वरों के प्रकार देखे थे बताओ, ओष्ठाकृति के आधार पर। चौथे नंबर की हेडिंग आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर की हेडिंग आपकी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाती है। तो चौथे नंबर की हेडिंग की अपन बात करेंगे। चौथे नंबर की हेडिंग देखो कुछ नहीं है, जैसे अभी आपने किसके आधार पर बोला था बताओ, आपने बोला था ओष्ठाकृति के आधार पर। किसके आधार पर बोला था, ओष्ठाकृति के आधार पर। चौथे नंबर पर बोलोगे आप मुखाकृति के आधार पर। देखो ओष्ठ अलग है और मुख का भाग अंदर से चालू होता है, होठ के पीछे वाला भाग। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इसने कई क्वेश्चन बनाए हैं आपकी MPSI के अंदर या जिस भी एग्जामों में हिंदी पूछी गई है वहाँ यहाँ से क्वेश्चन बने हैं आपके। तो कुल मिलाकर के चौथे नंबर की हेडिंग बनेगी आपकी क्या बताओ, मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। चौथे नंबर की हेडिंग में बोलोगे आप मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो देखते हैं अपन मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार क्या है। देखो जो भी निकल करके आएगा आपका इन 11 स्वरों में से निकल करके आएगा। जैसे कि अभी आपने ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार देखे थे, अब आप किसके आधार पर देख रहे हो बताओ, मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो मुखाकृति के आधार पर आपके स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, तो मुखाकृति के आधार पर आपके स्वरों के प्रकार होते हैं 4। क्या होते हैं बताओ, 4। मुखाकृति के आधार पर आपके स्वरों के प्रकार होते हैं 4। एक नंबर पर आता है आपका संवृत स्वर। सिर्फ इसी को याद रखो। अभी आप क्या बोल रहे हैं अपन बताओ, संवृत स्वर। अब देखो अब वृत्त से कोई लेना देना नहीं है अपने को, अब आपको नाम याद रखना है। क्या बताओ, संवृत स्वर। एक नंबर की हेडिंग क्या बनी है आपकी बताओ, संवृत स्वर। एक नंबर की हेडिंग क्या बनी बताओ, संवृत स्वर। क्या होते हैं, परिभाषा अभी इसकी बनाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। संवृत स्वर हो गया। दूसरे नंबर को थोड़ी देर के लिए ब्रेक करो। क्या करो बताओ, दूसरे नंबर को थोड़ी देर के लिए ब्रेक करो। तीसरे नंबर पर आप आ जाओ। तीसरे नंबर पर हमने देखा क्या बताओ, संवृत। संवृत के बाद याद रखेंगे अपन विवृत। तो संवृत स्वर और क्या बना बताओ, विवृत स्वर। संवृत स्वर, विवृत स्वर, संवृत स्वर, विवृत स्वर। इतनी बात आपको समझ में आ गई, संवृत स्वर और विवृत स्वर। अब अपन थोड़ा सा इसको स्किप करते हैं, यहाँ पर अपने को जगह की आवश्यकता लगेगी। तो एक नंबर पर आपने बोला क्या बताओ, संवृत स्वर, और फिर आया आपका क्या बताओ,
विवृत स्वर, समृत स्वर, विवृत स्वर, समृत स्वर, विवृत स्वर। अब चौथे नंबर की जो हेडिंग हमारी बनने वाली है वो कुछ इस प्रकार से, क्या बोला हमने बताओ, समृत स्वर, विवृत स्वर, समृत स्वर, विवृत स्वर, समृत स्वर, विवृत स्वर। अब कुछ नहीं, ये समृत था, इसके आगे अर्ध लगा दो। क्या लगाया आपने बताओ, अर्ध। तो क्या बना आपका बताओ, अर्ध समृत स्वर। क्या बना आपका बताओ, अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, समृत स्वर, विवृत स्वर, समृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। विवृत स्वर से आगे चले तो अब आप बोलोगे अर्ध विवृत स्वर। अब इसके आगे भी आपने क्या लगा दिया बताओ, अर्ध। तो ये बन गया आपका क्या बताओ, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। क्या बोला आपने, समृत स्वर, विवृत स्वर। फिर इसके आगे अर्ध लगाया, इसके आगे अर्ध लगाया। ये हमारी 4 हेडिंग बन गई। तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं बताओ, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, समृत स्वर, विवृत स्वर, समृत स्वर, विवृत स्वर। फिर समृत के आगे क्या लगाया, अर्ध समृत स्वर, और विवृत के आगे क्या लगा दिया आपने बताओ, अर्ध विवृत स्वर। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखो, अब आपको हिंदी के अंदर किसी भी टॉपिक को पढ़ने का तरीका पता है, परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। तो जो भी निकल करके आएगा हमारा इन 11 स्वरों में से निकल करके आएगा, जो भी निकल करके आएगा इन 11 स्वरों में से निकल करके आएगा। तो इन 11 स्वरों को ध्यान में रखते हैं अपन। अ आ ई, फिर आएगा आपका उ, फिर आएगा आपका री, फिर आएगा आपका ए आई और ओ औ। इन 11 स्वरों में से निकल करके हमारा आएगा। पर आपको पता है हिंदी में किसी भी टॉपिक को पढ़ने का तरीका क्या होता है, आपकी परिभाषा, फिर उसका क्या पढ़ते हो आप, प्रकार और उदाहरण। देखो अधिकतर जो प्रकार और उदाहरण वाला फेज है ये साथ साथ चलता है। क्या चलता है बताओ, साथ साथ। तो प्रकार में तो घूम रहे अपन, और इसी प्रकार को पढ़ते पढ़ते इसी के अंदर आपके क्या शामिल हो जाएंगे, उदाहरण शामिल हो जाएंगे, और अपन दोनों स्तरों को एक साथ पार कर देंगे। अब आपको समृत स्वर पढ़ना है, तो समृत स्वर की क्या बनाओगे आप बताओ, परिभाषा बनाओगे। क्या बनाओगे बताओ, परिभाषा। अब यहाँ पर आपको पता है इस चैनल का उद्देश्य है कि यहाँ पर हम परिभाषा को बनाना सीखेंगे। क्या करेंगे बताओ, परिभाषा को बनाना सीखेंगे, ना कि रटी रटाई किताबों की परिभाषाओं को अपन यहाँ पर रटने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अब अपन समृत स्वर की परिभाषा बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो समृत स्वर, तो यहाँ पर अपन ने परिभाषा बनाई कि ऐसे स्वर, समृत स्वर की परिभाषा, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख, किसकी बात करेंगे बताओ, मुख की बात करेंगे, क्योंकि मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार देख रहे हैं। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख, देखो इस हेडिंग को मान लो मैं एक और नाम देता हूं, मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार, या इसको मैं बोल दूं इसी हेडिंग को कि मुख के खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार। किसके बताओ, मुख के खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार, मुख के खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार। ये हमारी हेडिंग को अपन ने थोड़ा सा और मॉडिफाइड करा, स्वरों के प्रकार। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब किसी स्वर को बोलते हैं तो मुंह थोड़ा खुलता है, किसी स्वर को बोलते हैं तो मुंह थोड़ा और खुलता है, किसी स्वर को बोलते हैं तो मुंह थोड़ा और खुलता है, और किसी स्वर को बोलते हैं तो मुंह पूरा खुल जाता है। तो कुल मिलाकर के ये इनडायरेक्टली बोलूं तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार है ये और ये। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अब बात कर रहे हैं अपन क्या, समृत स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख बिल्कुल कम या फिर ना के बराबर खुले, बिल्कुल कम या ना के बराबर खुले। क्योंकि हेडिंग क्या बोल रहे हैं अपन, मुख के खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख या तो बिल्कुल कम खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो बिल्कुल कम या ना के बराबर खुले उन्हें हम समृत स्वर कहते हैं। बिल्कुल कम या ना के बराबर खुले उन्हें हम समृत स्वर कहते हैं। ये हमने क्या बनाई बताओ, परिभाषा बनाई। अब आपको समृत समझ में आया होगा कि क्या बोल रहे हैं। सम यानी कि बिल्कुल सिकड़ा हुआ, और व्रत यानी कि हमारा मुंह तो गोल ही है अंदर से, तो उसको अपन बोल रहे हैं व्रत। तो समृत स्वर, ठीक है, समृत स्वर कहते हैं ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख बिल्कुल कम या ना के बराबर खुले, उन्हें हम समृत स्वर कहते हैं। अब ऐसे स्वर कौन कौन से होते हैं, ऐसे स्वर होते हैं आपके 4, ठीक है। ऐसे स्वर कौन कौन से होते हैं आपके 4। एक होता है आपका ई और ई, बोलो ई, मुंह बिल्कुल कम खुला, ना के बराबर खुला, ई।
बिल्कुल कम खुला। अभी इसको अपन इधर की परिभाषाओं से कंपेयर करेंगे तब जाकर के और अच्छा आपको क्लियर होगा। तो ऐसे स्वर होते हैं आपके 4 ई और एक होता है आपका उ। क्या होता है बताओ? उ। जैसे आपने ई बोला, मुंह बिल्कुल कम खुला, और उ। अब आप बोलोगे कि सर उ को उधर बोल दिया था हमने अष्टाकृति के आधार पर था। अरे भैया निकल करके इसी में से आएंगे 11। ये एग्रीमेंट करवा के थोड़ी बैठा, क्योंकि ये उस परिभाषा को भी फॉलो कर रहा था और इस परिभाषा को भी फॉलो कर रहा है। तो परिभाषा निर्देश होता है, और जो उस निर्देश को जो वर्ण, जो शब्द या जो वाक्य फॉलो करता है वही उसका क्या बन जाता है? उदाहरण बन जाता है। तो ई और क्या बना आपका बताओ? उ। ये हमारे क्या बने बताओ? ये इन चारों स्वरों को क्या कहा जाता है? आपका समृद्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मुख क्या होता है बताओ? बिल्कुल कम खुलता है या न के बराबर खुलता है। उम्मीद की जा सकती है कि समृद्ध स्वर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन जब इनकी परिभाषाओं के साथ, इनके उदाहरणों के साथ जब कंपेयर करेंगे और जब इनको प्रैक्टिकल करके देखेंगे अपन और मुख की आकृति को बदलते हुए देखेंगे, तब आपको और अच्छे से स्पष्ट होगा। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी बताओ? विवृत स्वर की। अब विवृत स्वर की अपन क्या बनाएंगे बताओ? परिभाषा बनाएंगे। तो विवृत स्वर की परिभाषा बिल्कुल समृद्ध की उल्टी, जहां पर मुख बिल्कुल कम खुल रहा था या ना के बराबर खुल रहा था। अब यहां पर अपन विवृत स्वर की परिभाषा बनाएंगे कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय क्या यहाँ पर क्या हो रहा था? आपका मुख बिल्कुल कम खुल रहा था या ना के बराबर खुल रहा था, और यहाँ पर इसका पूरा उल्टा होगा। मुंह क्या हो जाएगा बताओ? पूरा खुल जाएगा। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख पूरा खुल जाए, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख पूरा खुल जाए, उन्हें हम मुख पूरा खुल जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं बताओ? उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं। विवृत स्वर कहते हैं। ये हमने क्या बनाई बताओ? ये हमने परिभाषा बनाई किसकी बताओ? विवृत स्वर की। देखो इससे कंपेयर करो। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख बिल्कुल कम या न के बराबर खुले, उन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। ई और उ। अब यहाँ पर परिभाषा इसकी उल्टी बनी पूरी। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख पूरा खुल जाए, उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्वर आता है आपका, और वो एक स्वर होता है आपका आ। अब जैसे ही अपन ने आ बोला, तो हमारा मुंह क्या हो गया बताओ? पूरा खुल गया। और यहाँ पर हमारा मुंह क्या था बताओ? बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था। क्या बोला था हमने? ई और उ। ई और उ और बोलो आ। तो जैसे ही आ बोला तो मुंह क्या हो गया बताओ? पूरा खुल गया। तो इन दोनों को कंपेयर करके देखो आप, और ये अपने लाइव प्रयोग इनके ऊपर प्रैक्टिकल करके देखो कि ये हमारे इस परिभाषा, ये उदाहरण हमारे इस निर्देश को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अपन अर्धविवृत के पास में। किसके पास में गए हम बताओ? अर्धविवृत के पास में गए। बोले यहाँ पढ़ाओ नहीं अर्ध संवृत नहीं, उसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि यदि इसको पढ़ा दिया तो आप लिंक नहीं कर पाओगे परिभाषाओं को, इसलिए अपन ऐसे ही पैटर्न में पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। समृत स्वर, विवृत स्वर, समृत स्वर, विवृत स्वर। विवृत का आगे क्या लगाया? अर्ध, तो क्या बन गया? अर्ध विवृत स्वर। और फिर समृत के आगे क्या लगा दिया? तो अर्ध। ये परिभाषा समझ में आई, एग्जाम्पल समझ में आए, ये परिभाषा समझ में आई, इसका उदाहरण आपको समझ में आया। अब अपन बात करते हैं अर्ध विवृत स्वर की परिभाषा की। तो अर्ध विवृत स्वर की परिभाषा आपकी कुछ इस प्रकार से बनेगी कि ऐसे स्वर, क्या बोल रहे हैं अपन बताओ? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख अब विवृत है, और ये विवृत का क्या है बताओ? आधा है। तो इसकी तुलना में आधा खुले। किसकी तुलना में? विवृत स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख विवृत स्वर की तुलना में, विवृत स्वर की तुलना में आधा खुले, विवृत स्वर की तुलना में आधा खुले तथा, अब देखो अर्ध विवृत पढ़ रहे हैं पर यह शब्द भी इसके अंदर शामिल होगा। ठीक है, क्यों हो रहा है? देखो, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख विवृत स्वर की तुलना में आधा खुले तथा अर्ध संवृत स्वर की तुलना में देखो आधा बोला, आधा की जगह मान लो मैंने यहाँ पर कम बोल दिया। क्या बोल दिया बताओ? कम। कि विवृत स्वर की तुलना में कम या आधा खुले तथा अर्ध संवृत स्वर की तुलना में, अर्ध संवृत स्वर की तुलना में, अर्ध संवृत स्वर की तुलना में क्या हो बताओ? अर्ध संवृत स्वर की तुलना में ज़्यादा खुले।
यहाँ पर कम था, किसकी तुलना में कम था बताओ? विवृत स्वर की तुलना में कम था। और अर्ध संवृत स्वर की तुलना में क्या है बताओ? ज्यादा खुले। उन्हें अर्ध संवृत स्वर की तुलना में ज्यादा खुले, उन्हें हम क्या कहते हैं बताओ? उन्हें हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं। उन्हें हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं उदाहरण। उदाहरण हमारे क्या होंगे बताओ? इन्हीं में से कुछ निकल करके आएगा उदाहरण, जो इस परिभाषा को, इस निर्देश को फॉलो करते होंगे। तो ऐसे स्वर आपके कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो ऐसे स्वर होता है आपका अ। अब अ को देखो, इसकी तुलना में कम खुला है। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो कंपेयर किससे करें? इसी से कर लो। इसकी तुलना में क्या खुला बताओ? अ। इसकी तुलना में कम खुला। और यहाँ पर देखो आ, तो आ में आपका मुंह ज़्यादा खुला था। और जब आपने ये शब्द बोला, ये वर्ण बोला आपने, कौन सा? आ, तो अ में इसकी तुलना में क्या खुला? मुंह बताओ? आधा खुला। फिर आपका आएगा अ के बाद आएगा आपका ए। क्या आएगा बताओ? ए। फिर आएगा आपका क्या बताओ? ओ। अ, ए और औ। क्या बोला बताओ? अ, ए और औ। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, उम्मीद की जा सकती है आ गई होगी। अब अपन क्या करते हैं बताओ? अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या बताओ? अर्ध संवृत स्वर। क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? अर्ध संवृत स्वर आप पढ़ने वाले हो। अर्ध संवृत स्वर को हम पढ़ने वाले हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे किसको बताओ? अर्ध संवृत स्वर को। तो अर्ध संवृत स्वर की अपन क्या बना रहे हैं बताओ? सबसे पहले अर्ध संवृत स्वर की परिभाषा बनाएंगे। अब देखो, परिभाषा बनाना बिल्कुल सिंपल है। 3 परिभाषाओं को बनाते हुए आप देख चुके हो। इसकी परिभाषा आप अपने मन से बना सकते हो। ठीक है, जरा सोचो क्या परिभाषा बनेगी बताओ? ठीक है, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख क्या हो बताओ? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख संवृत स्वरों की तुलना में ज़्यादा। अब यहाँ पर कम बोल दिया था आपने, यहाँ पर कम बोल दिया था, पर यहाँ पर कम बोलने की भूल नहीं करना है हमने को। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी उल्टी परिभाषा, इसकी तुलना में क्या हो बताओ? ज़्यादा हो। संवृत स्वरों की तुलना में ज़्यादा तथा संवृत स्वरों की तुलना में ज़्यादा तथा क्या हो बताओ? तथा अर्ध विवृत स्वर की तुलना में, तथा क्या हो बताओ? अर्ध विवृत स्वर की तुलना में तथा अर्ध विवृत स्वर की तुलना में कम, तथा अर्ध विवृत स्वर की तुलना में कम खुलता हो। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख संवृत स्वरों की तुलना में ज़्यादा तथा अर्ध विवृत स्वरों की तुलना में कम खुलता हो। उन्हें हम अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। उन्हें हम अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं अपन इसके उदाहरणों की, कि इसके उदाहरण हमारे क्या क्या बनेंगे अर्ध संवृत की तुलना में। तो सबसे पहले अपन गए किसके पास में बताओ? ये आ गया, फिर ए और आई। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बचा बताओ? छोटे वाला ए बचा अपना, ए। अब इस ए को देखो, इस अ की तुलना में मुंह हमारा कम खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? और इस ई की तुलना में ज़्यादा खुल रहा है। ई और ए और अ, इनको कंपेयर कर करके बोलो आप, तभी आपके माइंड में फिक्स होंगे। ये कंपेयर करके अपने को पढ़ना है। तो ए आ गया, फिर क्या आ जाएगा आपका बताओ? ओ आ गया। क्या आ गया बताओ? ओ। कितने हो गए बताओ? 4, 6, 7 और 3 कितने हो गए? 10। एक स्वर छूट गया हमारा री। अब आप लोग बताओ मुझे कि री को मैं कहाँ रखूँ? री को उच्चारण करके बता दो आपके कहाँ रखें हम, कि किसके बराबर? ई उ और री, ई उ और री, तीनों में बराबर खुल रहा है। अब बोलो ए ओ और री, ए ओ और री, तो इनकी तुलना में कम खुला है मुंह।
तो ये हमारी किस परिभाषा को फॉलो कर रहा है? वैसे री से कभी क्वेश्चन बनता नहीं है, पर मान लो हमको रखना पड़ गया उसको कि कहाँ रखें हम, तो ई ऊ और री, ई ऊ और री तीनों बराबर हमारा यहाँ पर इन पांचों वर्णों में हमारा क्या खुला बताओ? मुंह बराबर खुला, फिर ए ओ और फिर आ और अ और ए ओ, कुल मिलाकर के सिर्फ इतनी सी बात है ये पूरी की पूरी कि मुंह इतना, मुंह इतना, मुंह इतना और मुंह इतना। ठीक है, जब हमारा मुंह इतना सा खुले तो क्या है बताओ? संवृत स्वर। मुंह जब हमारा पूरा खुल जाए तो क्या है आपका? विवृत स्वर। इसकी तुलना में मुंह थोड़ा कम खुले, ये खुले मुंह हमारा, तो ये क्या बन जाएगा? अर्धविवृत स्वर। और मुंह थोड़ा सा और कम खुले, इतना, इसके और इसके दोनों के कहाँ पर बताओ? मध्यम। इससे थोड़ा ज़्यादा और उससे थोड़ा कम। ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, ये वाला ऊपर आ गया और ये बीच में आ गया, और ये तो भैया पहले ही ऊपर जा करके बैठे हैं। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसका क्या कर सकते हो बताओ? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखो, अब अपन 5वें नंबर की हेडिंग पढ़ते हैं। 5वें नंबर की हेडिंग हमारी क्या कहती है? ये 4थे नंबर की हेडिंग हो गई। अब 5वें, जल्द ही अपने स्वर खत्म होने वाले हैं कुल मिलाकर के। अब अपन पढ़ेंगे 5वें नंबर की हेडिंग। तो 5वें नंबर की हेडिंग हमारी कुछ इस प्रकार से कहती है। क्या कहती है बताओ? कि अब अपने 5वें नंबर पर हेडिंग बनेगी। देखो, ओष्ठाकृति के आधार पर देखा, फिर आपने किसके आधार पर देखा? मुखाकृति के आधार पर देखा। उसके पहले आपने उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के प्रकार देखा था। और पहले नंबर की हेडिंग आपने देखी थी, क्या बताओ? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। तो कुल मिलाकर के हमारी 4 हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन बात करते हैं 5वें नंबर की हेडिंग का। तो 5वें नंबर की हेडिंग हमारी ये कहती है कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के प्रकार। किसके आधार पर? जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो 5वें नंबर की हेडिंग हमारी कुछ इस प्रकार से बनेगी कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो ये 5वें नंबर की हेडिंग कहती है हमारी जीभ के प्रयोग के आधार पर जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, सबसे पहले ये हमारी हेडिंग बन गई। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर देखो, जो कुछ भी निकल करके आएगा आपका इन्हीं 11 स्वरों में से निकल करके आएगा। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर हमारे स्वरों के प्रकार होते हैं 3। कितने प्रकार होते हैं बताओ? जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के हमारे 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर पर बात करें हम, तो 1 नंबर पर आता है हमारा अग्रस्वर। क्या आता है? अग्रस्वर। और दूसरे नंबर पर आता है आपका मध्य स्वर। अग्रस्वर और मध्य स्वर। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है आपका पश्चात स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और आता है आपका पश्चात स्वर। इस प्रकार से कुछ हेडिंग बनी है आपकी, अग्रस्वर, मध्य स्वर और आता है आपका क्या बताओ? पश्चात स्वर। तो अब आपको इसकी परिभाषा बनानी। अग्र मतलब आगे, सीधे सीधे बोलो कि जीभ। जीभ है हमारी, जीभ को 3 भाग में बांट दिया, एक आगे वाला भाग, एक जीभ के मध्य वाला भाग और एक जीभ के पीछे वाला भाग। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ के अग्र भाग या आगे के भाग का प्रयोग होता है उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। परिभाषा यदि बनानी हो आपको स्पीड में तो कैसे बनाओगे? एक लाइन में यदि परिभाषा बनानी हो, ऐसे स्वर जिनका प्रयोग करते समय जीभ के अग्र भाग का प्रयोग हो उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ के मध्य भाग का प्रयोग हो, जीभ के कौन से भाग का प्रयोग हो? मध्य भाग का प्रयोग हो, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ के पश्च या पीछे वाले भाग का प्रयोग हो उसे हम पश्चात स्वर कहते हैं। ये हमने क्या बनाई बताओ? परिभाषा। डायरेक्ट मैं यहाँ पर शॉर्टकट कीवर्ड लिख रहा हूँ, परिभाषा आप अपने मन से उसको विस्तृत करके बना सकते हो। क्या बताओ? जीभ के अग्र अथवा आगे के भाग का प्रयोग। ठीक है, ये शॉर्ट में अपन ने परिभाषा बनाई। फिर मान लो मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग, मध्य भाग का प्रयोग। अब देखो, आपको परिभाषा बनानी होगी तो कैसे बनाओगे? अपने नोट्स में आपको यदि परिभाषा बनानी होगी तो ऐसे बनाओगे कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ के अग्र या आगे के भाग का प्रयोग होता है उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं।
इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे आप? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ के मध्य भाग का प्रयोग होता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं पश्चेश स्वर। पश्चेश स्वर की परिभाषा क्या बनाओगे? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ के पश्च यानी कि पीछे वाले भाग का उच्चारण, पीछे वाले भाग का प्रयोग होता है उन्हें हम पश्चेश स्वर कहते हैं। ठीक है, जीभ के पश्च अथवा पीछे के भाग का प्रयोग होता हो उन्हें हम क्या बोलेंगे बताओ? उन्हें हम पश्चेश स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं इनकी संख्या की। तो कुल मिलाकर के कौन कौन से, देखो अग्रस्वर जीभ के आगे के भाग का प्रयोग होता हो तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है बताओ? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं आपके? यहाँ पर 4 होते हैं आपका, एक तो ई और ये बड़ी वाली ई, और एक आएगा आपका ए और आई। अब आप जरा इनको प्रैक्टिकल करके देखो, क्या जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो जीभ के आगे वाले भाग पर हमारा प्रेशर आ रहा है क्या? देखो क्या बोला हमने बताओ? ई और ए आई, मतलब सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ तो किसका हुआ बताओ? हमारे जीभ के अग्रभाग का प्रयोग हुआ। अब बात करते हैं जीभ के मध्य भाग, तो इसके अंदर आता है आपका एक स्वर। क्या आता है बताओ? एक। तो यहाँ पर आपका आएगा सिर्फ और सिर्फ अ। क्या आएगा बताओ? अ आएगा। क्या आएगा बताओ? अ आएगा। क्या आएगा आपका बताओ? अ। तो जीभ के मध्य भाग, देखो अ जैसे ही बोला तो जीभ के कौन से भाग का प्रयोग हुआ बताओ? अ वाले का। देखो अ वर्ण एक ऐसा है, सीधे सीधे बोले कि ये हमारे ब्रह्मा जी है हिंदी वर्णमाला के। ये एक ऐसा स्वर है जो छोटा बच्चा रहता है, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले अ बोलना शुरू करता है। और ये एक ऐसा स्वर है जिसको गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है। गूंगा व्यक्ति अन्य वर्णों को, अन्य शब्दों को, अन्य वाक्यों को नहीं बोल सकता है, पर हाँ अ को बोल देगा। वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्योंकि इसके अंदर कौन से भाग का प्रयोग होता है? आपके जीभ के मध्य। अब जो भी बचे हैं हमारे, सब कहाँ रख देंगे हम बताओ? सब हम यहाँ पर रखेंगे। क्या बचा बताओ? हमारा आ बचा। तो आ देखो आप पीछे से उच्चारित होकर के आ रहा है जीभ के पश्च भाग से। फिर आपका क्या है बताओ? ई आ गया आपका। फिर बचा आपके पास में क्या बताओ? ऊ और ऊ। ठीक है, री की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आएगा बताओ आपका? ए आई यहाँ चला गया। फिर क्या आएगा आपका बताओ? ओ और आऊ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि री को कहाँ रखोगे आप? बोलो री 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 कहाँ पर हो रहा है बताओ? री को देखो, री से अब वापस से क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपका काम नहीं, पर फिर भी यदि आपको रखने की आवश्यकता पड़ी तो कहाँ रखोगे बताओ? री को बोल करके देखो आप, री। कुल मिलाकर के वही का वही कार्यक्रम आयोजित हुआ जो हमारे ई और ए और आई में हुआ था। तो री को वैसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं, पर फिर भी यदि हमको रखना पड़ा तो हम उसको कहाँ रख देंगे बताओ? हमारे स्तर से उसको हम यहाँ पर रख देंगे। किसमें? अंदर जीभ के अग्रभाग में। तो ये थे आपका 5वें नंबर के आधार पर जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के प्रकार। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके इसकी परिभाषा बना करके एग्जाम्पल लिख सकते हो। कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूज क्या मत होना, जब अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे बताओ? समरस स्वर पढ़े थे। तो समरस स्वर में आपका ई और ऊ आया था। क्या आया था बताओ? ई और ऊ आया था। वहां पर आपके विवरस स्वर में आ आया था। यहाँ पर आपका ई तो सेम है और यहाँ पर क्या आ गया आपका बताओ? ए और आई आ गया। तो ऐसा करके कंफ्यूज नहीं होना है। अब अपन स्वरों का वर्गीकरण जो है वो 2 प्रकार पर और देखने वाले हैं। एक होता है आपका क्या बताओ? उच्चारण में प्रयोग होने वाले स्थलों के आधार पर स्वरों के प्रकार। उच्चारण में प्रयोग होने वाले स्थलों के आधार पर स्वरों के प्रकार। और दूसरा होता है आपका जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार। बस यहाँ पर जाकर के हमारे स्वर क्या हो जाते हैं बताओ? कंप्लीट हो जाते हैं। तो उन 2 प्रकारों को अपन देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।